अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत अरसे के बाद दोबारा अपना हालात हाज़िरा के ऊपर वीडियो बनाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज के लिए भी बकेट लिस्ट पे बहुत सारे उन्वान आते हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा टच करना चाहता हूँ। हर उन्वान पे मुख्तसर सी बात करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं। तो शुरू करते हैं जी। हमारे एज़ यूजुअल जो सेगमेंट चल रहा है, सबसे पहले हम ईरान वॉर की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे एक अहम मामला है जो हमारे इर्द गिर्द में पेश आ रहा है। मुझे मौका नहीं मिला था जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ उसके बाद कोई तफसीली वीडियो इस पे बनाने का, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अगरचे मैं अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करता रहा और सोशल मीडिया पे मैंने इसके बारे में कुछ पोस्ट भी डाली। तो जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि मैंने वहाँ पर यही कहा था कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शायद 2 दिन भी नहीं चलेगा। उसकी वजूहात बड़ी सादा सी थी और वो यही थी कि नंबर 1, इसमें इसराइल को शामिल नहीं किया गया और इसराइल ही बेसिकली पार्टी के ऊपर है। वही तो इस सारे मसले को पहली दफ़ा खड़ा करने वाला भी था और इसके बाद भी अगर उसको शामिल नहीं किया जाएगा तो जितना उसको कंट्रोल हासिल है अमेरिका में और मगरबी ममालिक में, वो इस माहदे को, बल्कि माहदा नहीं कहना चाहिए, मेमोरेंडम को चलने नहीं देगा। और वही हुआ। चंद दिनों के बाद, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद ही, लबनान के लिए बाकायदा इस मेमोरेंडम को वायलेट करते हुए एक अलहदा अग्रीमेंट कर लिया गया लबनान और इसराइल के दरमियान, और वो भी अमेरिका नहीं कराया। तो आप लोग, हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कैसे अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ़ कैंप्स होते हैं और ये कैंप्स बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आते हैं, क्योंकि जो भी मुस्तकबिल में अपने आप को प्रेसिडेंट का उम्मीदवार समझ रहा होता है, कैंडिडेट गवर्निंग पार्टी में, वो अपने अपने तरीके से यानी कि ताउन हासिल करने के लिए इक़दाम कर रहे होते हैं। ये ईरान वॉर के अंदर जब जेडी वैंस को शामिल किया गया, उस टाइम पे भी यही मसला उसके भी सामने था और उसने हत्तल वसा कोशिश भी की कि इससे अपने आप को विगल आउट कराए। जब पहली मरतबा मेमोरेंडम साइन नहीं हो पाया था और वो इस्लामाबाद आया था, तो उसके बाद से लग ऐसी रहा था कि वो अपने आप को विगल आउट कराने में कामयाब हो गए, क्योंकि जो कोई भी ये मेमोरेंडम साइन करवाता उसको इसराइल की सपोर्ट फिर आने वाले इलेक्शन में हासिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि सब जानते हैं कि इसराइल ईरान का भी वही हशर चाहता है जो बाकी सारे अरब ममालिक का वो करवा चुका है अब तक। ये वो मशहूर, जो हम इससे पहले डिस्कशन कर चुके हुए हैं, कि कैसे उन्होंने एक पूरे का पूरा मेमो जारी करवाया था 1990 की दिहाई के अंदर, क्लीन ब्रेक मेमो के नाम से, और किस तरीके से उसके बाद उसकी एक एक चीज़ को पूरा करते लोग रहे। हाँ, टाइमलाइन थोड़ी आगे पीछे हो गई, लेकिन ईरान दरअसल उस सारी कार्रवाई में बिगेस्ट फिश था जिसको वो ख़त्म करना चाहते थे। उनकी एक हिस्टोरिकल राइवलरी भी है। तो हुआ यही, जेडी वैंस साहब ने ये वाला मेमोरेंडम करवाया, तो उसके कुछ ही दिन के बाद इस मेमोरेंडम की शिकों को मुकम्मल तौर पर वायलेट करते हुए अमेरिका ने खुद उनके मार्को रूबियो, यानी सिर्फ जेडी वैंस साहब लगे हुए थे, उधर मार्को रूबियो साहब लगे हुए थे। ये वही रूबियो साहब हैं जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी सारे मामला तय करवाए थे। उन्होंने लबनान और इसराइल के दरमियान डायरेक्टली एक माहिदा करवा दिया, उसमें भी अमेरिका ने सालिस का किरदार अदा किया। तो यानी कि ये दो बिल्कुल अपोजिंग किस्म के मेमोरेंडा हो गए और वायलेशन बड़ी ऑब्वियस थी इसके ऊपर, लेकिन ईरान ने इसको एटलीस्ट अपने सीज़ फायर को ख़त्म करने के लिए बुनियाद नहीं बनाया। बुनियाद दूसरी चीज़ बनी, जो मैंने अर्ज़ किया था कि अमेरिका ने बुनियादी तौर पे ये मेमोरेंडम जल्दी में किया है, सिर्फ रिलीफ हासिल करने के लिए कुछ वक्त की। और ये बात ख़ुद उनके सदर की ज़बान से, उनके दूसरे जेडी वैंस की ज़बान से मुख्तलिफ़ टॉक्स के अंदर सामने आ गई, कि उन्होंने कहा कि हमारे जो इंटरसेप्टर्स का जो जितना भी हमारे पास असला था, वो सारे का सारा डिप्लीट हो गया हुआ था, उसको हमें फ़िलअप करने के लिए टाइम चाहिए था। नंबर 2, जो ऑयल रिज़र्व्स उनके पास थे, अमेरिका के पास, सारी दुनिया का भी यही हाल था, लेकिन अमेरिका चूँकि इसमें पार्टी है इसलिए उसकी बात कर रहे हैं, वो ऑयल रिज़र्व्स भी उनके पास ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे। ये भी ट्रंप की चंद दिन पहले की स्पीच है, जिसमें वो कहता है कि हमारे पास टोटल 1 महीने के, और बाज़ लोग कहते हैं 16 दिन के ऑयल रिज़र्व्स रह गए थे। अमेरिका अगरचे दुनिया का बड़ा तरीन ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन उसकी अपनी खपत इतनी ज़्यादा है और एक ख़ास किस्म का ऑयल वो उसके यहाँ पैदा होता है जिसके लिए इतनी रिफाइनरीज दुनिया में नहीं पाई जाती। तो वो अभी तक नेट एक्सपोर्टर नहीं बना हुआ था, वो अभी भी इंपोर्ट करता है बहुत सारा ऑयल। तो लेकिन वो अपनी आवाम को एक मुख्तलिफ जो है वो कहानी सुनाते हैं। जैसे पीट हेग्सेथ साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर फरमाया
कि ट्रंप साहब ने तो दरअसल पूरी ऑयल की डिमांड की गेम ही दुनिया में चेंज कर दी है, जिसके इफेक्ट आपको एक से 2 साल में नज़र आएंगे। और ये ऐसे ही करते हैं, इन्होंने कोई भी बोंगी मारनी होती है तो टाइम फ्रेम ऐसे देते हैं कि ताकि उसके अंदर से इनको गुंजाइश मिल जाए कोई भी बात करने की, कि अब ऑयल की इतनी खपत हुआ ही नहीं करेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। कहते हैं वेनेजुएला हमारे हाथ में आ गया है। वेनेजुएला टोटल 1 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तकरीबन 20 मिलियन बैरल पर डे के लिहाज से जाती है दुनिया के अंदर सप्लाई, तो कोई खपत नॉर्मलाइज होती है। तो ये यानी कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी उम्दा बातें हैं, लेकिन उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी के जो वोटर हैं वो बहुत सादा लोग, आम तौर पे जितने हमारे यहाँ भी सादा लोग शुमार होते हैं, उनके यहाँ भी यही लोग रिपब्लिकन पार्टी के वोटर होते हैं। तो उनको बताने के लिए बात सही थी, लेकिन हकीकत में वो गलत थी। इसलिए उन्होंने जो बातें ईरान की मानी उस मेमोरेंडम के अंदर, वो वाज़े तौर पे तमाम दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स ने कहा वो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करती थी। तो लगा ऐसे ही, ईरान को भी यही लगा और दुनिया को भी यही लगा कि ये दरअसल शिकस्त की सूरत में, जो कैपिचुलेशन के अंदर आप कुछ टर्म्स को मानते हैं दूसरी पार्टी की, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ऐसा लगता था कि उनकी तकरीबन सारी बातें मान ली गई हैं, और बल्कि उनको बेशबहा उनकी जो नुकसानात हुए उनके मुल्क के अंदर, उनको ठीक करने के लिए पता नहीं $300 बिलियन कितने का खर्चा करने का भी मान लिया गया उसके अंदर। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये सब बातें इसलिए मानी गई हैं क्योंकि अमेरिका के इनमें से किसी को पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं है। अगर बिलफर्ज कोई माल की पेमेंट होती भी है तो वो कतर और जो अरब ममालिक हैं उनके थ्रू होगी, और वो उनके फ्रोज़न एसेट्स जो पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, उन्हीं को अनफ्रीज़ करके वो दे देंगे। इसमें अमेरिका का एक पैसा भी नहीं लगेगा। तो दूसरों के माल से खेलने की बात की गई, और वो भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही, नहीं लगता है कि उनका कभी इरादा था इसको करने में। लेकिन अब वो सूरत हाल थी जंग की, जब ये मेमोरेंडम हुआ है कि आदमी तो कंबल छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन कंबल आदमी को नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कोई भी बात मान के उसको पूरा कर लिया। उसकी जो बुनियाद बनी फिर अल्टीमेटली इस मेमोरेंडम को कि सीज़ फायर को ख़त्म करने की, क्योंकि अब ईरान ने बाकायदा ऐलान कर दिया हुआ है कि अब हम सीज़ फायर को नाफिज नहीं मानते, वो सीज़ फायर ख़त्म हो गया हुआ है जो उस मेमोरेंडम के तहत आया था। अगरचे इसको यानी कि अभी ये है ग्रे एरिया के अंदर कि ये अभी तक मेमोरेंडम है, चल रहा है, नहीं चल रहा, क्योंकि सीज़ फायर की दोबारा करने की अमेरिका ने ऑफ़र्स की हैं ईरान को, जो उसने ठुकरा दी हुई हैं। तो अर्ज़ ये करना था कि उसमें जो 5वीं शिक थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में थी कि उसकी अंदर से जो शिप्स हैं उनको निकालने के लिए और इस सीज़ फायर के दौरान मामलात उस स्ट्रेट में चलाने के लिए क्या तरीका अडॉप्ट किया जाएगा। तो उस शिक को पढ़ने से ऐसे ही लगता है कि ईरान और ओमान मिल के उसके बारे में कोई फ़ैसला करेंगे और किसी थर्ड पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, फ़िलहाल उन्होंने कहा कि हम कोई टोल छोल नहीं लगाएंगे इस सीज़ फायर के दौरान, लेकिन इसी 60 दिनों के अंदर जो सीज़ फायर की मुद्दत थी, हम इसकी मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करेंगे और उसको फिर यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मंजूर भी करवाया जाएगा। इससे अंडरस्टैंडिंग उस शिक की यही थी ईरान के सामने कि जो भी होगा ईरान डिक्टेट कराएगा कि इस 60 दिनों के अंदर अंदर कौन से शिप्स कैसे कहाँ से पार होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ओमान की कोई शराकत कबूल की गई थी मेमोरेंडम में। अमेरिका ने उस शिक की एक बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की, और हकीकत ये है कि इस तरह के माहिदों में जब ज़बान को वेग रखा जाता है, अच्छे तरीके से सोच समझ के एक एक लफ्ज़ को नहीं डाला जाता, तो इस तरह की गुंजाइशें टेक्स्ट में से पैदा हो जाती हैं। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत आपके एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, तमाम यानी कि दुनिया के एक्सपर्ट दानिश्वर कहते हैं कि आपके एक्सपर्ट लोग होने चाहिए इस आर्ट ऑफ जो है वो अग्रीमेंट क्राफ्टिंग के अंदर, कि जो आपको एग्जैक्टली वो अल्फाज बता सकें कि जो आपने माहिदे में डलवाने हैं, जिनसे कल को कोई मसला ना पैदा हो। तो उस शिक को आप पढ़ें, उससे साफ ऐसा लगता है कि ईरान को कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन सौंप नहीं दी गई, बल्कि उसकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो जो माइनिंग उसने की है उसको डी माइन करेगा अपने हत्तल वसा जितनी मुमकिन होगी टाइम फ्रेम में, और जो शिप्स फंसे हैं उनको गाइड करने में मदद फराम करेगा, फैसिलिटेट करेगा। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान की इजादारी को तस्लीम कर लिया गया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो अभी तक नाफिज है, अगरचे ईरान ने उसमें तब्दीली का ख्वाहा भी है और उसने अपने अमल से उसको ना मानने की तरफ भी वो जा चुका हुआ है। वो अनक्लॉज है, वही जो अनक्लॉज 3 के नाम से है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी जो है, उसके मुताबिक
तो और बहुत सारी बातें हैं, उनको तो ईरान ना भी माने, ये वाली बातों के में सब मानते हैं ना कि तकरीबन 11 किलोमीटर की इजारादारी होती है, जिसके अंदर कोई जो स्टेट है जिसके साथ वो पानी का हिस्सा लगता होता है, जो टेरिटोरियल और यानी कि उसका साहिल लगता होता है, वो डिसाइड कर सकती है कि इन 11 किलोमीटर के अंदर अंदर से जो ट्रैफिक गुजरेगी वो कैसे गुजरेगी। तो जो इख्तिलाफ़ है ईरान का वो ये है कि इस पर ट्रांसिट पैसेज अप्लाई नहीं होता, इनोसेंट पैसेज अप्लाई होता है। इस पर हम पिछले अपने वीडियोज़ में बात कर चुके हुए हैं। ये तो एक हो गया, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रेच है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का, अपने नैरो तरीन, अपने शॉर्ट तरीन ड्यूरेशन फासले के अंदर, वो 22 किलोमीटर का है तकरीबन। तो उसमें अगला 11 किलोमीटर तो ओमान का हिस्सा बनता है ना। तो उस पर अगर कोई इजारादारी किसी की मानी भी जाए तो वो ओमान की बनती है, ईरान की तो नहीं बनती। तो अमेरिका ने क्या किया कि इस शिक की इस वेग ज़बान को इस्तेमाल करते हुए ओमान के सामने से एक नया रूट बना लिया, जो कि पिछले रूट से मुख्तलिफ था। पिछला रूट जो आज तक नाफिज था वो ईरान के साहिली वाटर से गुजरता था, लेकिन चूँकि ईरान ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो उसको डिस्प्यूट करता और दुनिया के अंदर एक कानून पास हो गया हुआ था, तो उसकी ताबेदारी कर रहा था। वो यही था कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है जी, यहाँ से ट्रांजिट ट्रेड के, ट्रांजिट पैसेज के रूल अप्लाई होंगे, और ये रूट बेशक ईरान के पास से गुजरता है। इन पानियों में ये जो स्ट्रेट्स की तरह के पानी होते हैं, इनके अंदर कोई फ़ी, कोई टोल, कोई मुल्क की इजारादारी उस तरह कायम नहीं होती। बड़ी लिमिटेड सी कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने दिफा के लिए कर सकते हैं। तो अगरचे जंग के बाद ईरान ने यह दावा किया कि उसी के अंदर जो प्रोविज़न मौजूद थी उस माहिदे अनक्लॉज के अंदर, उसके तहत अब चूँकि वॉर टाइम है तो वॉर टाइम में अब ट्रांजिट पैसेज नहीं होगा, एटलीस्ट इनोसेंट पैसेज होगा। और इनोसेंट पैसेज में जो साहिली मुल्क होता है उसको बहुत सारे और हकूक़ हासिल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बात भी उसकी मान ली जाए तो वो 11 किलोमीटर के अंदर अंदर होगी। अगले दो जो 11 किलोमीटर वो तो ओमान का हक बनता है ना। तो उसमें अमेरिका ने उसकी इस शिप को इस्तेमाल करते हुए एक नया रूट बना लिया और शिप्स को वहाँ से गुजारना शुरू कर दिया, जिससे हमें फिर मालूम है कि ईरान ने, चूँकि अब इस जंग के बाद वो समझता है कि मेरा अपर हैंड है, फिर दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि मुझे नहीं हराया जा सकता, इसलिए उनको मेरी बात अब माननी ही पड़ेगी। तो स्ट्रेट के ऊपर इजारादारी मैं अपनी कायम रखूँगा। इसको इस मौके पर भी ज़ायल ना होने देने के लिए उसने उन फिर शिप्स पे हमला किया। उन शिप्स में मुख्तलिफ शिप्स शामिल थे, सऊदी अरेबिया के भी थे, कतर के भी थे, और भी आगे पीछे। अभी 2 दिन पहले भी शिप्स जो हैं वो इवन बाबुल मंदब से भी वापस मोड़ने पड़े हैं, जिसमें हम अभी आते हैं। लेकिन अलगर्ज़ ये वो 5वीं क्लॉज़ के ऊपर डिस्प्यूट था जिसको बुनियाद बना के अमेरिका ने ये सारा का सारा मामला किया, और अब वो मुसलसल दोबारा वही हमले स्टार्ट हो गए हुए हैं, पिछले 2-3 हफ्ते से चल रहे हैं, जिसमें अमेरिका ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और थ्रेट्स देता है। थ्रेट्स तो बेमानी होती हैं ट्रंप की, वो एक दिन थ्रेट देता है, अगले दिन दोबारा बिल्कुल मिनटों पे आ जाता है। तो वो तो एक यानी कि ऑन गोइंग सा अब दुनिया समझ चुकी है इस मामले को, इसलिए हम थ्रेट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। वरना थ्रेट तो इससे पहले भी वो दे चुका है कि मैं डार्क एजेस में ले जाऊँगा, कोई ब्रिज नहीं छोड़ूंगा, कोई पावर वो नहीं छोड़ूंगा। अब भी उसने ऐसी बात की है कि जब भी किसी शिप को टारगेट किया जाएगा तो मैं उनका कोई एक मेन ब्रिज, कोई एक मेन पावर स्टेशन तबाह कर दूँगा, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक एक वॉर क्राइम है। तो यानी कि हमारी बदकिस्मती है कि वो मुल्क अमेरिका, जिसने इस दुनिया के अंदर सारे का सारा ये जो पिछले 8 दहाइयों से हम अमन व आश्ती का एक माहौल देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन देख रहे हैं, कारोबार देख रहे हैं, लोगों को नकल मकानी का हक देख रहे हैं, एक खुशहाली का माहौल देख रहे हैं, सारे ममालिक के दरमियान अमन देख रहे हैं, उसका कारीगर भी अमेरिका था। और वही अब अपने सदर के हाथों मजबूर होके, जिसको कोई पता नहीं दुनिया के कानून का, जिसको कोई परवाह नहीं दुनिया के अमन की, और वो बिल्कुल बुल इन चाइना शॉप की तरह बिहेव कर रहा है इस सारे दुनिया के डेलिकेट अमन से मुतल्लिक मामलात के साथ। उसको उनकी कोई परवाह नहीं, कोई समझ भी नहीं है उसको। तो उसने आके उस सारे मामले को भी तबाह करने की तरफ आ गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अमेरिका की तो हमने काफ़ी बुराई कर ली, ईरान का भी देखें ईरान को तमाम दुनिया के ट्रेड को हॉस्टेज बना लेने का कोई हक नहीं है इस सारे मामले में। हम मुसलमानों का मसला ये है कि हम ये नहीं देखते कि हम दुनिया के जिस मोड़ पे खड़े हुए हैं वहाँ पर क्या हम हक पर हैं कि नहीं हैं। तो ईरान बिल्कुल हक पर था जब तक एक मज़लूम मुल्क की हैसियत से अमेरिका और इसराइल की जारहियत का जवाब दे रहा था, इसका उसको पूरा हक था। इसीलिए यूरोपीय ममालिक ने भी इसमें मुदाखलत नहीं की, वो जानते थे कि ये मॉरली इनका राइट बनता है। लेकिन जब उन्होंने पूरी दुनिया के ट्रेड को हॉस्टेज बना लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो अब ये आम मॉरल हाई ग्राउंड पे नहीं रहे अब। यानी अब खुद सोचें, मैं किसी बंदे को कत्ल करने के लिए जाऊं और वो सड़क चलते किसी बंदे को पकड़ के उसके गले पे छुरी रख दे, तो अब उसके पास भी तो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं रहा ना। उस बंदे का क्या कसूर था जिसने कुछ भी नहीं किया।
तो जो शिप्स वहाँ से ईरान को ये तो हक था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में अगर उसके साहिली इलाके से अमेरिका और इसराइली कोई शिप्स गुजर रहे हैं उनको रोक देता, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और ममालिक की जितनी तिजारत चल रही है बाकी इलाकों से, उनको किस हैसियत में रोका है? ये बेसिस वाली जो बुनियाद उसने बनाई है, इसमें बेसिस के ऊपर हमला करने का उसको हक बनता है। उससे मैं इनकार नहीं कर रहा कि जिन बेसिस को इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ख़िलाफ़ जंगी हमले करने के लिए, उनको ज़रूर वो इस्तेमाल करे, मगर हम सब जानते हैं कि वो बेसिस भी एक तरह की सॉवरेंटी की डोमेन होते हैं अमेरिका के उन ममालिक के अंदर। उन ममालिक का कोई ख़ास बस नहीं चलता उसके अंदर। ये लॉन्ग स्टैंडिंग मुआहदात हैं जो चल रहे हैं उनके इससे पहले के, और इसी खौफ का बायस बनाए गए थे। तो ये जो उन्होंने पूरी दुनिया की तिजारत को हॉस्टेज बना दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से, और अभी रिसेंटली आपने देखा ही है कि उन्होंने हूसियों को एक्टिवेट कर दिया, जिन्होंने बाबुल मंदब, वो जो रेड सी की तरफ सारा का सारा एक राउट बनता है जो नहर स्वेस से ऊपर की तरफ निकलता है और नीचे से बाबुल मंदब की तरफ निकलता है, वो ब्लॉक कर दिया है, या वहाँ से भी शिप्स को टारगेट करने की तरफ आए हैं वो लोग। तो अब ये हम ईरान को भी अब इस सारे मामले में इनोसेंट नहीं कह सकते। ये इन्होंने पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ वर्चुअली एक जंगी इक़दाम कर दिया है, क्योंकि ऑयल एक बड़ी इसेंशियल नेसेसिटी है अब दुनियावी ज़िंदगी की, जिसके बग़ैर दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर पहिया नहीं चल सकता। ये क्राइसिस में जाएगी सारी दुनिया। इसलिए इस मामले को जब ईरान ने इस तरीके से टैकल करने की कोशिश की है कि उसने अपनी जंग को अमेरिका और इसराइल तक महदूद नहीं रखा बल्कि सारी दुनिया को इसका शिकार कर दिया है, तो यहाँ पर ईरान ने मॉरल हाई ग्राउंड लूज़ कर दिया है मेरे नज़दीक। और इसकी ये बात मैं इससे पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ। खैर, मोरालिटी जंग में कम ही सामने आती है, इसको थोड़ी अगर साइड पे करते हैं। अब होगा क्या? देखें, होगा यही कि या तो सारे यूरोपीय ममालिक जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं अमेरिका की जंगों में, जैसे बरतानिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ़्रांस भी शामिल कर लें उसमें किसी हद तक, अगरचे बाज़ ममालिक ने जैसे स्पेन वगैरह कम्प्लीटली अपनी डिफरेंट लाइन ले ली है, लेकिन ये ममालिक भी अब जंग में शामिल हो सकते हैं। यानी दुनिया का भी एक टिपिंग पॉइंट आता है ना, आखिर एक हद तक आप तेल को ब्लॉक करें, रिज़र्व्स चल रहे हैं, मामलात सुलझने की तरफ जा रहे हैं, तो लोग अपने फ़ैसले ख़ास ज़ाविये से करते हैं। लेकिन जब बिल्कुल आप दुनिया को क्राइसिस की तरफ पुश कर दें, तो फिर कोई ऐन मुमकिन है कि वो लोग भी जंग में कूद पड़ें। और अगर कूद पड़े, क्योंकि अमेरिका की वही जंगें कामयाब हुई हैं पिछली कुछ दिहाइयों के अंदर, उनके नज़र से, यानी कि हमारी नज़र से नहीं, अमेरिका की नज़र से कामयाब हुई हैं, जो जंगें उसने बड़े कोलिशन के तहत लड़ी हैं। यानी अफ़गानिस्तान में उसने 50 मुल्कों के तकरीबन कोलिशन बनाया। ठीक है, इनिशियली वो कम ममालिक का था, लेकिन बाद में 50 ममालिक तक एक्सपैंड कर गया। इराक वॉर के अंदर उसने तकरीबन 37 से करीब ममालिक का कोलिशन बनाया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता 37 तक पहुँचा, शुरू में कुछ कम ही थे। अफ़गानिस्तान वाला तो तकरीबन कह लें आपके यूनाइटेड नेशन से भी सैंक्शन था, अगरचे उसमें उस तरह का पॉजिटिव मैंडेट मौजूद नहीं था अमेरिका के पास, लेकिन चूँकि बाद में उन्होंने अपनी ISAF वहाँ पे डिप्लॉय कर दी, तो लगता है ऐसा ही है कि उसके ऊपर कोई ख़ास जो है वो मीम मेख नहीं निकाली यूनाइटेड नेशन ने। हाँ, इराक़ के ऊपर यूनाइटेड नेशंस का मौक़िफ़ यही था कि ये जंग गलत है, और इसके बाद इसको बाकायदा कंडेम भी किया गया इस सारी जंग के मामलात को। लेकिन वहाँ पे कोलिशन था अमेरिका के साथ। यहाँ पर चूँकि एक नादान सदर उनका आया ट्रंप की सूरत में, और वो इंतहाई एक अनक्वालिफाइड अपनी सारी कैबिनेट लेकर आया, जिसमें एक रेसलिंग की दुनिया की खातून को उसने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लगा दिया, एक फॉक्स टीवी होस्ट को उसने सेक्रेटरी ऑफ वॉर लगा दिया, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लगा दिया, जो बाद में सेक्रेटरी ऑफ वॉर बन गया। और हर बंदा जो इंतहाई इनकॉम्पिटेंट था उसको वो जगह दी, जिन्होंने कोई नहीं देखा, आओ देखा ना ताओ, इसराइल की ब्रीफिंग के ऊपर सारी CIA को बाहर निकाल के इसराइल की ब्रीफिंग के ऊपर हमला कर दिया। यही बातें अभी तक सामने आई हैं। मेरा भी ख्याल है कि ऐसे ही हुआ है, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि ये अगर इस मुल्क पर, ईरान पर हमला नहीं हो रहा तो उसी को वजूहात हैं। ये तो अरसा दराज से अमेरिका की आंखों में चुभता था, लेकिन हमला नहीं किया तो उसी को वजूहात हैं भाई। लेकिन इन्होंने वो वजूहात देखी नहीं और सारी दुनिया को इस मसले में का शिकार कर दिया। तो मेरी राय यही है कि अभी अल्टीमेटली अमेरिका को दोबारा बातचीत की मेज़ पे आना पड़ेगा, और अब की दफ़ा शायद ज़्यादा गिव अप करके कोई अमन की तरफ जाना पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका अपने मुआहदात का पास नहीं करेगा। इसलिए मैंने बताया कि जब तक इसराइल को पैसिफाई नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, और इसराइल को पैसिफाई करने की सकत नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें तकरीबन सारे ही अगरचे
एक बड़ा वॉर हॉक, इनका न्यूकॉन वॉर हॉक जो लिंडसे ग्रैहम की सूरत में था, वो हाल ही में इंतकाल कर गया है। वो क्लैरेंस डैरो ने कहा है गालिबन कि आई हैव नेवर विश्ड डेथ ऑन अ मैन, बट देयर आर अ नंबर ऑफ यूलॉजीज दैट आई हैव ग्रेट प्लेजर रीडिंग इन, या इस तरह की कोई उसने बात की। यानी कि मैंने किसी इंसान के ऊपर मौत की दुआ तो कभी नहीं की, लेकिन हाँ कोई मर गया और उसकी मरने की ख़बर आई तो मैंने उसको बड़ा फॉन्डली पढ़ा, मैंने उसको एंजॉय किया, खुश हुआ मैं उसके ऊपर। तो ये ऐसा ही मामला है। हम मरने वाले लोगों के ऊपर कोई इस तरह की खुशी नहीं मनाते, लेकिन लिंडसे ग्रैहम की तरह के बुरे इंसान, जो जिसके बारे में ये मकूला मशहूर आजकल भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ही नेवर मेट अ वॉर ही कुड नॉट साइड विद, ही कुड नॉट गो फॉर। उसने इराक वॉर को भी सपोर्ट किया, उसने सीरियन वॉर को भी सपोर्ट किया, हर जंग को उसने सपोर्ट किया, बल्कि सपोर्ट ही नहीं किया, उसके लिए उसने ड्रम अप की सपोर्ट, उसने उनको पॉसिबल बनाया अपनी सपोर्ट से। और कहते हैं, ये भी इसके बारे में मशहूर है कि ही नेवर मेट अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री ही डिड नॉट वांट टू इन्वेड। वो उससे कभी को मशरिक़ वस्ती का ऐसा मुल्क नहीं नज़र आया जिसको वो इन्वेड ना करना चाहता हो, उसको फ़तह ना करना चाहता हो। तो वो शख्स इंतकाल कर गया, आउट ऑफ नो वेयर इंतकाल कर गया। उसके बारे में भी बड़ी चमगोइयाँ हैं। एक ख़बर ये है कि वो चूँकि उस वक्त यूक्रेन में था और यूक्रेन में रशिया ने उसको टारगेट किया, तो इन्होंने ये बात छुपाई और ला के उसको अमेरिका में दफना दिया, ये बात डिस्क्लोज़ किए बगैर। क्योंकि अगर ये बात डिस्क्लोज़ करते हैं तो फिर अमेरिका को इसके ख़िलाफ़ कदम उठाना पड़ेगा, और अमेरिका डायरेक्टली रशिया की वॉर में घुसना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने शायद इस बात को छुपाया है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, वो नॉर्मल अपनी नेचुरल डेथ मरा है, तो अमेरिका में उसकी डेथ हुई है। हमें इसकी तह में अभी जाने का मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपनी कोई राय कायम कर सकूं, लेकिन गुड रिडेंस। एक शख्स इस दुनिया से गया जिसने इस ईरान वॉर को भी शदीद तौर पे सपोर्ट किया हुआ था, और वो पूरे तरीके से इसराइल के कैंप में था इस सारे दौरान में। तो वो एक दुनिया से चला गया है, तो मुझे उम्मीद है कि उससे कुछ खैर ज़रूर बरामद होगी। अगरचे अभी तक माइक जॉनसन जो उनका असम्बली का स्पीकर है, या यूनाइटेड नेशंस में जो अमेरिका का एम्बेसडर है माइक वॉल्ट्स, वो जो है वो भी एक एक्स स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर रहा हुआ है। उसको उन्होंने वो दी हुई है, वो भी इसराइल का बड़ा सपोर्टर है। तो अभी फ़िलहाल इस ईरान वॉर के अंदर ये सिचुएशन लग रही है। अच्छा, इसमें एक दो बातें और भी करते चलें, क्योंकि अमेरिका इसके बारे में एक बड़े हमले का भी इंदिया दे चुका हुआ है। अगरचे हमने बताया कि हम ट्रंप की बात पर एतबार नहीं कर सकते, वो एक रात कोई बात करता है सिर्फ स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत मूव करने के लिए, और अगले दिन बिल्कुल उससे उलट बात कर देता है, इसलिए उसकी बात पर कोई एतबार नहीं है। लेकिन ये हम जानते हैं, जब थोड़ा सा पहले उन्होंने एक अपने पायलट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, उस दौरान में ये बात तकरीबन तय हो गई थी कि दरअसल सिर्फ पायलट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि वहाँ पर ईरान के अंदर ही शिमाल में अपना एक बेस ऑफ ऑपरेशन बनाने के लिए था, ताकि वहाँ से फिर अगर ये फ़र्ज़ करें न्यूक्लियर जो स्टॉक पाइल है उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना है, उसको मुमकिन बनाया जा सके। तो ये कोशिश तो वो इससे पहले कर चुके हैं, और प्लानिंग भी उनकी मौजूद है अमेरिका को इसको बूट्स ऑन द ग्राउंड लाने के लिए ईरान में। लेकिन हम नहीं जानते वो इस मामले में कितना सीरियस हैं। अगर उन्होंने किया भी तो वो ईरान को इन्वेड नहीं करेंगे। हाँ, वो उनकी कुछ चोक पॉइंट्स को, जैसे उनका खर्क आइलैंड है जहाँ से उनकी सारी की सारी ऑयल और गैस एक्सपोर्ट होती है, उस तरह के कुछ उनके की चोक पॉइंट्स को टारगेट करेंगे, ताकि उनको होल्ड करके वो कोई माहिदा या कोई मर्जी की आउटकम ले लें इस जंग के अंदर। लेकिन उसके ये बारे में हम अभी कुछ सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। लगता है ऐसे ही है कि अमेरिका ये कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि बहुत कॉस्टली होगा। अगरचे इन लोगों को कॉस्ट का कोई ख़ास फिक्र नहीं है, ये रिपब्लिकन्स जो अभी बैठे हुए हैं सारे अमेरिका में ताकत में। ईरान के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि ईरान बाकायदा कुवैत को, बहरीन को, कुछ और इस तरह के इलाकों को इन्वेड करने का ख़ुद से सोच रहा है, क्योंकि उसकी एक देरीना दुश्मनियाँ भी हैं इन इलाकों के साथ। सुन्नी शिया वाला मामला भी है, और दूसरा अमेरिका के लिए और बरतानिया वगैरह के लिए ये एक बड़ा धचका होगा अगर ये इलाके उनके कब्ज़े से निकल जाते हैं, इसका तेल उनके इख्तियार से निकल जाता है। तो वो भी ये चीज़ प्लान कर रहे हैं। ये बड़ा एम्बिशियस अटैक होगा अगर हुआ तो, लेकिन अगर ये वो करते हैं तो फिर वही बात होगी कि फिर दुनिया इनके ख़िलाफ़ भी यकजा हो जाएगी। देखिए, जंग अज़ीमों के अंदर भी यही हुआ था। जो अभी ईरान को लग रहा है ना कि वो सारी दुनिया से लड़ सकता है, यही जापान को भी लगा था, यही जर्मनी को भी लगा था। लेकिन होता यही है कि जब और ममालिक जंग में शामिल होते हैं, जिस तरह उस जंग में बरतानिया के साथ जब अमेरिका शामिल हो गया,
जिनको जिसकी भी फिक्र नहीं थी जापान को। जापान ने तो बाकायदा जाके पर्ल हार्बर में उनके ऊपर हमला किया ताकि उनका पूरा पैसिफिक फ्लीट ही डुबो दे यहाँ पे। तो पहल तो जापान ने की, जंग की अगर आप देखा जाए, अगरचे अमेरिका ने जो उन पर पहले तेल वगैरह का बैन लगा दिया था, इसलिए आप कह सकते हैं कि एक तरफ से पहल वहाँ से हुई थी, लेकिन असलन जो जंगी पहल है वो तो जापान की तरफ से हुई थी। तो उन्हें वो इतने बेखौफ थे उस ज़माने में कि उनको लगता था कि हम पूरी दुनिया को टेक ऑन कर सकते हैं। अमेरिका जैसे सोए हुए हाथी को उन्होंने जगा दिया अपनी इस बेवकूफ़ी में। फिर जो हुआ उनके साथ सबके सामने, यही जर्मनी का भी मामला है जो उनके साथ हुआ सबके सामने। तो ईरान को भी यही लगता है। देखिए ये बेवकूफ़ी होती है, ये जब भी कोई मुल्क अपनी इस ह्यूब्रिस में आ जाता है ना, और ये आमतौर पे कौन लोग आते हैं, ये फ़ौजी जहनीत के लोग आते हैं। हम जानते हैं ईरान के अंदर IRGC को बड़ा मेन रोल अभी मिल गया हुआ है, बल्कि बाज़ लोग तो यहाँ तक, बाज़ दानिश्वर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि IRGC अब बिल्कुल एक टॉप टियर में आ गई है। अब कोई फ़ैसले कहीं और से नहीं हो रहे, सब IRGC कर रहे हैं या IRGC अप्रूव कर रही है। वो चाहे वज़ीर ख़ारजा कुछ कह रहा हो, चाहे सदर कुछ कह रहा हो, चाहे और लोग कुछ भी कह रहे हों, वो किसी की नहीं मानते, वो अपनी मनवाते हैं। तो फ़ौजियों के हाथ में जब भी आप इस तरह की जंगों के मामलात सौंपेंगे, तो वो जो मशहूर मुहावरा है ना कि व्हेन ऑल यू हैव इज़ अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। आपके हाथ में अगर हथौड़ी हो तो हर चीज़ आपको कील नज़र आ रही होती है कि इसका हल भी जो है वो कील ठोकने से, ताकत के ज़रिए से होगा, इसका हल भी ताकत के ज़रिए से होगा। तो उनको ये लग रहा है कि वो टेक ऑन कर सकते हैं सारी दुनिया को, जो कि उनके लिए बड़ा डिज़ास्टर्स भी हो सकता है। इससे पहले मैं इस खदशे का इजहार कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने इस सारे मामले के साथ इस्लामी पेशन गोइयों को भी मिलाया था अपने दूसरे वीडियोज़ में। तो मैं कह चुका हूँ कि चूँकि उनके अंदर ये बात वाज़ेह थी कि जो आखिरी आग ने निकलना है, और वही रह गई है बेसिकली एक दो ज़लज़लों के अलावा, जो आखिरी आग ने निकलना है वो यमन में अदन के मुकाम से निकलना है। और लगता है ऐसे ही कि मिडल ईस्ट का पूरा इलाका जो है इसकी ज़द में आएगा, जिसमें ऑफ कोर्स ईरान का इलाका भी आ सकता है। तो कोई बईद नहीं कि अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन भी इस्तेमाल करने की तरफ जाए। अल्लाह ताला शैतान के कान बहरे करे और ऐसा ना हो। लेकिन अमेरिका ही वो मुल्क है जो इससे पहले भी न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर चुका हुआ है दुनिया में, और किसी मुल्क को आज तक इसकी ज़रूरत नहीं हुई। तो इसलिए अमेरिका से कोई बईद नहीं है। और जब इस तरह के लोग हों, ट्रंप की तरह के लोग, जिनको इंसानी जान क्या किसी डेकोरम, किसी प्रोटोकॉल, किसी को कोई फ़िक्र ना हो दुनिया में, तो फिर जो खुल्लम खुल्ला वॉर क्राइम्स की थ्रेट्स देता फिरे, तो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ईरान वाले भी अपनी अक्ल का मुजाहरा करें, और जो एक सिचुएशन जंग से पहले थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसकी तरफ आने की बात करें। ये जंग ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। हाँ, रेपरेशन उनका हक़ है। अगर वो ये अपनी जितना उनके मुल्क में नुकसान हुआ है इसको पूरा करने के लिए वो अपने फ्रोज़न एसेट्स को अनफ्रीज़ कराना चाहते हैं, जो उन्हीं के पैसे हैं बेसिकली, और मज़ीद भी कोई तावान लेना चाहते हैं, वो ज़रूर लें, वो उनका हक़ है। उनके ऊपर एक ज़ालिमाना जंग थोपी गई, उससे उनको निकलने के लिए जो भी करना पड़ता है वो करें, लेकिन इसमें दुनिया के बाकी कवानीन को वायलेट ना करें। बाकी दुनिया का इसमें कोई कसूर नहीं है कि पाकिस्तान में आज तेल की कीमत इतनी है, यूरोप में तेल की कीमत कहाँ पहुँची हुई है, हर जगह क्या है, उन लोगों का कोई ख़ास कसूर नहीं है। जो कोई एक आध मुल्क है, जैसे बरतानिया के उनको कंसर्न है कि वो इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे हैं, कोई एक आध और इस तरह का मुल्क है, हाँ उसके ख़िलाफ़ वो कोई अगर इक़दाम लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि उस पर तो फिर जंगी कवानीन का नफाज होता है ना। जंगी सपोर्ट किसी भी तरीके से, मॉनेटरली, इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बूट्स ऑन द ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाज़ों के ज़रिए से, किसी भी सपोर्ट तरीके से प्रोवाइड हो रही है, उसके खिलाफ रिटेलिएट करने का उनको हक़ है। लेकिन हक़ होना एक चीज़ होती है और उस एक्टिविटी का एक्चुअली प्रूडेंट होना एक दूसरी चीज़ होती है। तो ये देख के वो लोग फ़ैसला करें। इस जंग को ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे तो मामला जो नज़र आ रहे होते हैं उससे कहीं बईद निकल जाते हैं। जर्मनी ने भी, जिस दिन जापान ने जंग का ऐलान किया था अमेरिका के ख़िलाफ़, जर्मनी ने भी कर दिया। ख्याल इनका यही था कि जब इतनी बड़ी ताकतें जो हैं, दुनिया की बड़ी तरीन फ़ौजें जो हैं, ये इनका मुकाबला कैसे करेगा। यूरोप तो वैसे ही बेचारा, फ्रांस पहले फतह हो चुका हुआ था, बरतानिया क्या पट लेगा। तो उधर अमेरिका के बारे में उनका यही ख्याल था कि हम निबड़ लेंगे इनसे, लेकिन फिर हुआ नहीं है। रशिया के साथ अगरचे जर्मनी ने डील की हुई थी, लेकिन अब तक उसको इन्वेड कर चुका हुआ था। फिर उसने जो किया उनके साथ, ज़्यादा कुर्बानियाँ तो बुनियादी तौर पर जंग अज़ीम 2 में रशिया की हैं। तो जो हुआ वो सबके सामने है। तो जब ये ममालिक भी कूद पड़े हैं अगर किसी चीज़ के अंदर, तो देख लें। अभी तक तो ठीक है, ईरान की बैक पर रशिया और चाइना नज़र आ रहे हैं, बल्कि बाकायदा हालिया जितने मज़ीद बेसिस, अमरीकी बेसिस के ऊपर नुकसानात हुए हैं मशरिक़ वस्ता में, वहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पे ये इंटेलिजेंस मौजूद है कि इनको रशिया और चाइना जो अपनी सेटेलाइट्स के ज़रिए से और अपनी टारगेटिंग के मैकेनिज़्म के ज़रिए से पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी जाके ये लोग अमेरिका के एक एक चुनी हुई जगह को तबाह कर रहे हैं। वहाँ पे उन बेसिस को भी वर्चुअली अबैंडन कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से।
तो देखें, ये एक ईरान की बड़ी सक्सेस है कि वो चीज़ जो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जाती थी कि उनके इर्द गिर्द इतने बेसिस हैं, उन्होंने इसको अपनी स्ट्रेंथ में चेंज कर दिया कि अब उन बेसिस को वो बुनियादी तौर पे टारगेट बने हुए हैं। यानी कि अब ये सोचना पड़ रहा है अमेरिका को कि आखिर इतने हमारे करीब बेसिस हैं क्यों, हम इतने ढेर सारे बेसिस का दिफा कैसे करें। तो ये सक्सेस और लॉस की एक कंबाइंड स्टोरी है। लेकिन मैं अपने तजर्बे से जो बात जानता हूँ वो यही है कि ईरान अगर दुनिया की पेशेंस को ज़्यादा टेस्ट करेगा तो उसके ख़िलाफ़ ये मामला जा सकता है। अभी अपनी जो विक्ट्री मिली हुई है इसके ऊपर रहते हुए सेंसिबल बात करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में तो मामला तय हो जाएगा। सेंसिबल बात नहीं करेगा तो कभी तय नहीं होगा। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह 1973 की अरब इसराइल वॉर के अंदर जब इजिप्ट ने ले लिया उनसे वापस अपनी नहर सुएज़ को, वो दूसरे किनारे चले गए और सिनाई पेनिनसुला के अंदर घुस गए, तो ऑफ़र की, इसराइल ने बाकायदा ऑफ़र की, दुनिया ने ऑफ़र की, बरतानिया ने ऑफ़र की कि जी जंग को यहीं पर रोक देते हैं, जो आपको मिल चुका है बस उसी के ऊपर इक्तफ़ा करें और बस आगे नहीं बढ़ें। तो उस टाइम पे वो जो उनके हुक्मरान थे, गमाल नासिर साहब तो जा चुके थे, अनवर सादात थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा नहीं भाई अभी तो हमें फ़तह मिल रही है, अभी तो हम नहीं छोड़ेंगे, अभी तो ऐसी की तैसी। हुआ क्या, इसराइल के टैंकों ने, उनके टैंक के जो बड़े बड़े ये एरियल शरोन टाइप के जो बाद में उनके सदूर वगैरह भी बने, इन लोगों ने वो कमाल की टैक्टिक्स खेली वहाँ पे कि फिर वर्चुअली नहर सुएज़ को भी लेने के बॉर्डर तक आ गए। तो वहाँ जाके फिर अनवर सादात साहब ने दोबारा जाके रिक्वेस्ट की यूनाइटेड नेशंस कि अच्छा ठीक है अभी मामले को तय करा दें, ख़त्म कर दें। अभी वो सारा अपना सिनाई पेनिनसुला का इलाका भी लूज़ कर दिया और नहर सुएज़ भी ऑलमोस्ट दोबारा लूज़ करने वाले थे कि जंग ख़त्म कराई गई। तो नेशंस को ये फ़ैसला बड़े सोच समझ के करना पड़ता है कि अभी जंग ख़त्म करने का टाइम आ गया है, जितनी हमें कामयाबी मिल सकती थी मिल गई है, अब इसको यहाँ पर एमिकेबल टर्म्स के ऊपर, अपनी मर्ज़ी की टर्म कभी किसी को नहीं मिल जाती, एमिकेबल टर्म्स के ऊपर ख़त्म करने की बात करते हैं ताकि हमारे नुकसान भी पूरे हो सकें और दोबारा जंग के बादल भी अरसे दराज के लिए छट जाएँ यहाँ से। इस तरफ इनको आना चाहिए। ये जी मेरी करंट तबसरा है हालात हाज़िरा के ऊपर ईरान वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंशाल्लाह मज़ीद डेवलपमेंट्स होगी तो मैं उसके बात करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।